फिजिक्स नीट 2019 पेपर सॉल्यूशन। आज हम नीट 2019 का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर सॉल्यूशन की विशेषता यह है, अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साथ में हमारे कुछ 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर हो सकती है। तो ये सिर्फ हमारा पेपर सॉल्यूशन नहीं बल्कि हमारे सिलेबस का रिवीजन भी है। इसलिए आप इस पेपर सॉल्यूशन के आखिरी क्वेश्चन तक बने रहना है। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले हम चारों ऑप्शंस का मीनिंग समझ लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कैरिड आउट अगर होती है तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के वक्त कोई भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होती टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। आइसोबारिक प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस है कि जो कैरिड आउट अगर होती है तो उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होता है। और लास्ट में आइसोकोरिक प्रोसेस ये एक इस तरह की प्रोसेस है, अगर ये कैरिड आउट होती है तो उस वक्त इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अब हमें पूछा गया क्वेश्चन है, हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज। ये सिचुएशन मैच हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस से, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 47। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस filled in a container would leads to। क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर किसी कंटेनर में गैस है और उस गैस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किस क्वांटिटी के ऊपर उसका असर होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ हमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, मास, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है पहले ये हम समझ लेते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस का तो मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साथ में प्रेशर भी इंक्रीज होता है। अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ये भी इंक्रीज होता है। ये सभी कंसेप्ट को अगर हमने वेरीफाई किए हमारे ऑप्शन से तो हमें आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 48। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिव। हमें एटम के ऑर्बिट के अंदर के इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दी हुई है और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। एक बात का ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए चारों ऑप्शंस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट कर रही है और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज अमंग ऑप्शन नंबर 3 and 4 बिकॉज the option 3 and 4 in which the first value is positive. So we have to determine only the potential energy. हमें रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें से काइनेटिक और टोटल एनर्जी ऑलवेज इक्वल बट काइनेटिक इज पॉजिटिव। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच का जो रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमें दी हुई है -3.4, इसका डबल करना है हमें सिर्फ, इसका डबल करना है हमें सिर्फ। सो पोटेंशियल एनर्जी इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are the kinetic and potential energies respective. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. The correct Boolean operation represented by the circuit diagram drawn is।
यहाँ पर आपके सामने जो सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है, ये सर्किट डायग्राम किस बुलियन ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये हमें फाइंड करना है। इसलिए हमें दिया हुआ सर्किट को वेरीफाई करना है। अगर सर्किट को गौर से देखते हैं तो सर्किट में स्विच ए और स्विच बी दोनों भी स्विच सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, और जब दोनों स्विच सीरीज में तो इसमें से एक भी स्विच ऑफ अगर है, मतलब एक भी स्विच की वैल्यू अगर 0 है, तब ये टोटल पाथ की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, टोटल करंट एलईडी में से फ्लो होगा। इस पाथ में से करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों स्विच ऑन रहेंगे, मतलब दोनों स्विच की वैल्यू 1 अगर है, तब इस पाथ में से करंट फ्लो होगा। और जब इस पाथ में से करंट फ्लो होगा, उस वक्त एलईडी में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें से अगर हमने एक ट्रुथ टेबल फाइंड करते हैं तो हमें ट्रुथ टेबल इस तरह से मिलता है। जब स्विच ए और स्विच बी दोनों में से एक भी वैल्यू 0 अगर है, तब y की वैल्यू 1 रहेगी, और स्विच ए और स्विच बी दोनों की वैल्यू 1 रहेगी, उसी वक्त y की वैल्यू 0 है। और ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 3 नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between block and inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से है, एक ब्लॉक दिया है जिसका मास है 10 किलोग्राम। ये ब्लॉक एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर रखा हुआ है, जिस सिलेंड्रिकल ड्रम की रेडियस 1 मीटर है, और ब्लॉक और सिलेंड्रिकल ड्रम का इनर वॉल, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1। अब इस सिलेंडर को अगर हम रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस वर्टिकली, तब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेशनरी रहना चाहिए। तो इसलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए डायग्राम, ये ब्लू कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है जो अंदर से हॉलो है। इस सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर हमने एक रेड कलर का ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 10 किलोग्राम है, और इस सिलेंडर को अगर हम एक्सिस के अबाउट रोटेट अगर करते हैं, तब इस ब्लॉक के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इंडिकेट किया है mr ओमेगा स्क्वायर से। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ सिलेंडर। उसी वक्त इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट होता है, जो इंडिकेट होता है n से। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास अगर m है, तो ये ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, और जिस वर्टिकली डाउनवर्ड वेट की वजह से ब्लॉक नीचे आएगा। लेकिन अगर सिलेंडर को अगर हमने एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर रखा, तब उस वक्त इस ब्लॉक के ऊपर लीनियर फोर्स एक्सर्ट होता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो मिनिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम देखते हैं, सो ब्लॉक का लीनियर फोर्स ये अगर ब्लॉक के वेट से बड़ा या ब्लॉक के वेट के बराबर अगर होता है, उस वक्त ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ये अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगा या जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये जो लीनियर फोर्स है, इसकी वैल्यू रहती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो देयरफॉर वी राइट द इक्वेशन म्यू into mr omega square
which is greater than or equal to mg. अगर हम मिनिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर लेते हैं, so instead of greater than or equal to, we write equal to only. So therefore mu m r omega square minimum is always equal to mg, and here m will get cancelled, so we get mu r omega square minimum is equal to acceleration due to gravity. Here the values are given. मास इज 10 किलोग्राम, जिसमें से मास ऑलरेडी कैंसिल हुआ, तो मास की अब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं गिरेगी. रेडियस 1 मीटर है, जिसकी वैल्यू हम पुट करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, तो म्यू की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे. और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, या तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना, तो जी की वैल्यू हम पुट करते हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स 0.1 multiplied by 1 into omega square minimum is always equal to 10. और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू मिलती है हमें 100. दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा मिनिमम की वैल्यू हमें मिलती है 10 रेडियन पर सेकंड. इसलिए हमारा ऑप्शन है 3, 10 रेडियन पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 51. Body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass twice m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by colliding body A is. एग्जाम्पल में जो दी गई सिचुएशन है, इसे हम फिगर के जरिए समझते हैं. पहले से here body A जिसका मास 4m दिया है और बॉडी B जिसका मास ट्वाइस है, they are in horizontal position, while body B is at rest and body A is moving towards B with velocity u or with speed u. Now when body A will collide at body B, so therefore their collision is of elastic in nature. So at that time the energy of body A is lost, while the same energy will be absorbed by body B, because the collision is elastic and according to law of conservation of energy. ये दो कंसेप्ट की वजह से जितनी एनर्जी बॉडी ए लॉस्ट करेंगी उतनी एनर्जी बॉडी बी एब्सॉर्ब करेगी. सो देयरफॉर यहां हमें पूछा गया है fraction of energy lost by colliding body. So we have to determine the fraction of energy lost. So therefore this fraction of energy lost by body A is given by change in kinetic energy to the original kinetic energy, and which is always equal to 4 times mass of first body multiplied by mass of second body divided by sum of both bodies mass and its square. We put the simple values in it. So we get change in kinetic energy to the kinetic energy is always equal to 4 multiplied by 4m multiplied by twice m divided by 4m plus 2m bracket square. And if we simplify this, so we get 32m square upon 36m square, and after that simplification we get 8 by 9. So therefore our option is option number 2, 8 by 9. Question number 52. The speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by. इस एग्जाम्पल के अंदर जो सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन को हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं. ये ब्लू कलर का जो पट्टा आपको दिखाई दे रहा है, ये है रिवर, और रेड कलर का जो एरो है, ये इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर.
and the river will flows from west to east while north and south are the banks of the river. इसमें हमें पूछा गया है अगर साउथ बैंक पे स्विमर खड़ा हुआ है और ये नॉर्थ बैंक तरफ पहुंचना है इसे, तब इसे नदी में स्ट्रोक लगाना है। अब जब नदी में स्ट्रोक वो डायरेक्ट लगाता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो ड्यू टू द स्पीड ऑफ रिवर इट फ्लोज टू द ईस्ट and covers the greater path to reach north bank, but he has to cover the shortest path. उसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, मतलब NS इतना ही पाथ कवर करना है। तब इसे नदी में अगर स्ट्रोक लगाना है तो डेफिनेटली नदी जिस डायरेक्शन से बहकर आ रही है उस डायरेक्शन में फेसिंग करके उसे स्ट्रोक लगाना है। तो उस डायरेक्शन में उसे कितना एंगल फेस करना है विद NS, ये हमें फाइंड करना है। तो therefore here we have to given some things, that is the swimmer still water का स्पीड, रिवर का स्पीड, ये चीजें हमें दी हुई है। VR is the speed of river water, that is 10 meter per second. VS is the speed of swimmer, which is 20 meter per second. So we have to determine what much angle he should make with the NS. So that's why we find the sine ratio. Why we take the sine ratio? Because we know the value of opposite side and the hypotenuse of the triangle made by bank VS and NS. So therefore sine theta is equal to opposite side VR upon hypotenuse VS. If we put the values, we get sine theta is equal to 1/2. And when the sine theta is the 1/2, so angle theta is 30 degree. So here our option is 130 degree and west direction में इसे स्ट्रोक लगाना है। Question number 53. A mass M is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसे हमने एक थिन वायर के एंड को कनेक्ट किए और इसे एक वर्टिकल सर्कल में अगर रोटेट किया जाता है तब इस वायर के ब्रेक होने के चांसेस कब रहेंगे? इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। हम एक फिगर के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सी द रेड सर्कल इज अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट टॉपमोस्ट पोजीशन के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमने ब्लू एरो और रेड एरो से इंडिकेट किया है। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के ऊपर एक्सर्ट होने वाला टेंशन ये दोनों के वैल्यू के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट बॉटम पोजीशन पर है उस वक्त के जो फोर्सेस है हमने व्हाइट एरो और रेड एरो से इंडिकेट किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट बोथ आर एट डाउनवर्ड पोजीशन, so therefore resultant force acting on the object is the sum of that two forces. So therefore resultant force is maximum and hence the tension exerted in the string is also maximum. So therefore at bottom position there is the most likely to break. तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, the mass is at the lowest point. Question number 54. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by y is equal to a0 plus a sin omega t plus b cos omega t. Then amplitude of its oscillation is given by. ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हमें एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है SHM का, जो है y is equal to a0 plus a sin omega t plus b cos omega t। इस इक्वेशन को
हम जस्ट रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है y माइनस ए जीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा। हियर वी रिप्लेस y minus a0 by one of the notation, that is y1. The expression becomes y1 is equal to a sin omega t plus b cos omega t. इस एक्सप्रेशन के अंदर we write cos omega t in terms of sin. So therefore we write it as y1 is equal to a sin omega t plus b sin omega t plus 90. मतलब sin 90 plus theta is always equal to cos theta. So we replace cos omega t by sin 90 plus omega t. In the right side, we get a sin omega t and b sin omega t plus 9. ये दोनों भी SHM के एक्सप्रेशन है। a sin omega t is the SHM of one particle and b sin omega t plus 90 is also the expression of displacement of particle. Now that two SHMs are differ in a phase by 90 degree. इसलिए हम इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos phi. ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। मीन्स r is the resultant amplitude, under root a square is the square of amplitude of first wave plus square of amplitude of second plus twice multiplied by product of amplitudes of both waves into cosine of phase difference between that two waves. And here the phase difference is 90 degree. So therefore cos phi is always equal to cos 90 and the value of cos 90 is 0. And if we put the value of cos phi is 0 in the expression of resultant amplitude, so we get r is equal to under root of a square plus b square. इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडर रूट a square plus b square. Question number 55. A 800 ton coil of effective area 0.5 meter square is kept in a perpendicular to a magnetic field 5 into 10 raised to minus 5 Tesla. When the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axes in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be. क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से, एक कॉइल है जिसका हमें एरिया दिया हुआ है और उस कॉइल के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, और ऐसी कॉइल को अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली अगर प्लेस किया 0.1 सेकंड में, उस कॉइल को हमें 90 डिग्री तक रोटेट अगर करते हैं तब उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस तरह का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये ईएमएफ फाइंड करने का हमारे पास एक्सप्रेशन है। The EMF induced in a coil is always equal to change in magnetic flux with respect to time. Here negative sign is only for the change in magnetic flux opposes the induced EMF. So therefore we get induced EMF is equal to minus change in magnetic flux upon time. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं change in magnetic flux. So therefore change in magnetic flux is always equal to NBA cos 90 डिग्री माइनस NBA cos 0 डिग्री, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है और इनिशियली द एंगल इज 0. So therefore we get the change in magnetic flux is the minus NBA because value of cos 90 is 0 and value of cos 0 is 1. So we get change in magnetic flux is the minus NBA. If we put this value in above expression, so we get induced EMF is equal to NBA upon time. Now N are the number of turns of the coil, P is the magnetic flux, A is the area of coil and the time
in which we rotate the coil for 0 to 90 degree. So therefore, after putting these values, we get induced EMF is equal to 800 are the number of turns, magnetic induction B is equal to 5 into 10 raised to minus 5 and area is equal to 0.05 upon 0.1. If we simplify this, we get induced EMF is equal to 200 into 10 raised to minus 5 divided by 0.1. अगर 0.1 से डिवाइड करते हैं तो we get 0.02 वोल्ट और यह आंसर हमारा मैच होता है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 0.02 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 56. Average velocity of a particle executing simple harmonic motion in one complete vibration is. हमें पूछा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है इसका मतलब पार्टिकल विल कम एट इट्स ओन पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन एंड एज द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So therefore, the resultant displacement after one complete vibration is always zero. And as the displacement is zero, so therefore velocity is also zero. Hence we can say that the average velocity in one complete vibration is always zero. इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 0. क्वेश्चन नंबर 57. A soap bubble having radius of 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at point Z0 below the free surface of water in a container. और हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वी हैव टू डिटरमाइन द Z2. इस एग्जांपल में हमें दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है. एक सोप बबल की सिचुएशन है और एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है. ये दो सिचुएशन को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं. द ब्लू सर्कल इज नथिंग बट द सोप बबल एंड हियर वी हैव टू डिटरमाइन द इनसाइड प्रेशर ऑफ सोप बबल. We always know that the difference between inside pressure and outside pressure, that is we call the excess pressure of a soap bubble, which is always equal to Pi minus P0, which is equal to 4 times surface tension divided by radius of that soap bubble. We have to determine the inside pressure, so we write it as Pi is equal to P0 plus 4T upon R. Similarly, in a container there is a water and below the surface of water there is the one of the point which is at position Z0, and at that point we have to determine the absolute pressure of this point. We have to determine the absolute pressure at that point. So therefore absolute pressure at this point Z0 is always equal to pressure at point Z0 below the free surface, and which is equal to atmospheric pressure, that is the P0 plus gas pressure. Then equating equation number 1 and 2. So after simplification this equation we get 4T upon R is equal to Z0 rho G. We have to determine Z0, so we rearrange this equation and we get Z0 is equal to 4T upon rho G into R. If we put the values from the given example in MKS system, so therefore we get Z0 is equal to 4 multiplied by 2.5 into 10 raised to minus 2 divided by density into acceleration due to gravity into radius in terms of MKS. Now in denominator 10 raised to 3 and 10 raised to minus 3 will get cancelled. Similarly, product in the numerator 4 and 2.5 is 10, so numerator 10 and denominator 10 also get cancelled. So we get Z0 is equal to 10 raised to minus 2 meter, and 10 raised to minus 2 meter is nothing but the 1 centimeter. So therefore our option is option number 3, which is 1 centimeter. Question number 58.
a copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminum rod is, और हमें दिया गया है linear coefficient of copper and linear coefficient of aluminum. When the increase in length is independent of increase in temperature, at that time the product of linear coefficient and the length of particular rod is always constant. So therefore we write as the linear coefficient of copper multiplied by length of copper is always equal to linear coefficient of aluminum multiplied by length of aluminum. If we substitute the values from the given example, so we get the expression as 1.7 into 10 raised to minus 5 multiplied by 88 into 10 raised to minus 2, which is always equal to 2.2 into 10 raised to minus 5 multiplied by length of aluminum. If we simplify it, so we get 1.7 into 88 divided by 2.2 into 10 raised to minus 2 meter, and therefore we write as 0.77 into 88 into 10 raised to minus 2 meter. After simplification, we get length of aluminum is 68 centimeter. Therefore, our option is option number 4, which is 68 centimeter. Question number 59. The unit of thermal conductivity is. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. The unit of thermal conductivity is joule per second, meter raised to minus 1, Kelvin raised to minus 1. और joule per second is always equal to watt. So therefore watt meter raised to minus 1, Kelvin raised to minus 1 is the unit of thermal conductivity. So therefore our option is option number 4, watt meter raised to minus 1, Kelvin raised to minus 1. Question number 60. When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus small l. The elastic potential energy stored in extended wire is. ये भी सिचुएशन को हम फिगर के जरिए समझते हैं. एक वायर है जिसको एक मास हमने अटैच किया जिसका मास है m, वायर की ओरिजिनल लेंथ L, and when we attach the mass, its total length will becomes L plus small l. Means there will be the extension in the wire is small l. When small l is the extension in the wire after application of mass m, so therefore we write as the work done in the extended wire. Therefore we write as the work done in stretching wire, and which is equal to 1/2 load into extension, and which is 1/2 load is always equal to weight, which is mg, into extension is small l, and that work done is stored in the form of potential energy in the extended wire. So we write as elastic potential energy stored in extended wire is always equal to work done in stretching wire, and therefore we write as which is equal to 1/2 mgl. So therefore our option is option number 3, which is 1/2 mgl. Question number 61. A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed is 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से है, एक डिस्क दिया हुआ है जिसका मास है 100 किलोग्राम और डिस्क की रेडियस है 2 मीटर, एंड दिस डिस्क इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. यह हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रोल हो रही है विथ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये स्पीड से.
आगे जाके इसे हमें रोकना है, और जब हम इसे रोकेंगे तो इसका स्पीड हो जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें कितना वर्क अप्लाई करना है ये हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर वी राइट एज वर्क डन नीडेड टू स्टॉप इज ऑलवेज इक्वल टू change in kinetic energy of rolling body, and change in kinetic energy of rolling body means final kinetic energy minus initial kinetic energy. While the final kinetic energy is 0, so we get work done needed to stop the disc is always equal to minus initial kinetic energy of rolling body. rolling body के kinetic energy ये जो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की सम होती है, इसलिए हम लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस इनसाइड ब्रैकेट 1/2 mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन प्लस 1/2 I ω² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो वी गेट minus inside 1/2 mv² plus 1/2 as it is. Instead of I, we write 1/2 mr² is the moment of inertia of rotating disc about its axis. After simplification, we get work done is equal to 3/4 times mass into velocity square. If we put the values of mass and velocity in the given expression, so we get work done is equal to 3/4 multiplied by mass is 100 multiplied by speed is 0.2 bracket square in terms of MPS system. So at last we get 3/4 into 100 multiplied by 0.04. So we get work done is equal to 3 joule, and hence our answer is option number 1, which is 3 joule. Question number 62. In an experiment, the percentage errors occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X, where X is always equal to A square root B divided by cube root of C into D cube will be. अब इस एग्जांपल के अंदर हमें X का परसेंटेज एरर फाइंड करना है और X का फॉर्मूला दिया हुआ है, और X के फॉर्मूले के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है वो फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का हमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तब इस वक्त हम X का परसेंटेज एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। द परसेंटेज एरर इन X इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन X मल्टीप्लाइड बाय 100, which is always equal to percentage error in A square is always equal to 2 times relative error in A multiplied by 100. Percentage error in A raised to 1/2 is always equal to 1/2 into relative error in B multiplied by 100. उसी तरह से percentage error in C raised to 1/3 is always equal to 1/3 into relative error in C multiplied by 100, and percentage error in D cube is 3 into relative error in D multiplied by 100%. Now here A, B, C and D, in between them there is product or division, whatever it may be. So at that time we add their percentage error. If we write this expression in terms of percentage, so therefore we get percentage error in X is always equal to 2 times the percentage error in A is 1% plus 1/2 into percentage error in B, which is 2%,
plus 1/3 into percentage error in C, which is 3%, plus 3 times percentage error in D, which is 4%. After simplification, we get this 2% plus 1% plus 1% plus 12%, and hence percentage error in X is always equal to 16%. Therefore, our answer is option number 2, which is 16%. Question number 63. A body weighs 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? यहाँ हमें दिया गया है अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 200 न्यूटन है और पूछा यह गया है अगर हम रेडियस का हाफ इतना डिस्टेंस हम अर्थ के इनसाइड डीप करके अगर जाते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का या उसी बॉडी का कितना वेट होगा। तो हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम इनसाइड में अगर जाते हैं अर्थ के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गोज ऑन चेंजिंग, और वो कैसी चेंज होती है ये अब हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले हमें दिया गया है वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, व्हिच इज द 200 न्यूटन। Acceleration due to gravity will changes inside the earth, and which is always equal to acceleration due to gravity at depth d is acceleration due to gravity on surface of earth into 1 minus depth upon radius. If we multiply on both sides by mass, we get mass into acceleration due to gravity at depth d is always equal to mass into acceleration due to gravity on surface of earth multiplied by 1 minus the value of d is r by 2 divided by r. So therefore, after simplification we get mgd is equal to mg into 1 minus 1 upon 2. Mgd is the weight at depth d, while mg is the weight on surface. We always know that the weight on the surface, so therefore the weight at depth d is always equal to 200 multiplied by 1/2, and after simplification we get mgd is nothing but the weight at depth d is always equal to 100 Newton. Therefore, our answer is option number 4, which is 100 Newton. Question number 64. Which color of light has the longest wavelength? हमें 4 कलर दिए हुए हैं और ये 4 कलर में से हमें पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कौन से कलर की कितनी वेवलेंथ है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, आज अगर हमें पूछा गया लॉन्गेस्ट, कल पूछ सकते शॉर्टेस्ट, तो इसलिए हम हर कलर की वेवलेंथ की रेंज देखते हैं। एंड अमंग ऑल दीज 4 कलर्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर while the shortest wavelength is of violet color. So therefore, we want the longest wavelength, and the longest wavelength is of red color. So our answer is option number 1, which is red color. Question number 65. A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 revolutions per minute. The torque required to stop after 2 pi rotations is. इस एग्जांपल में हमें दिया गया है एक सिलेंडर है जिसका मास 2 किलोग्राम है और सिलेंडर की रेडियस 4 सेंटीमीटर और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है विथ 3 रिवॉल्यूशंस पर मिनट ये रेट से। ये सिलेंडर को अगर हमें रोकना है तो वी हैव टू अप्लाई द टॉर्क, और टॉर्क अप्लाई अगर हम करते हैं इसे रोकने के लिए तो ये 2 पाई रिवॉल्यूशन के बाद स्टॉप होता है। आखिरी की कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रोटेट होने वाले सिलेंडर को अगर रोकते हैं तो इसे रोकने के लिए हमें टॉर्क अप्लाई करना है, और हम टॉर्क अगर अप्लाई करते हैं तो सिलेंडर जो है ये 2 पाई रोटेशन के बाद जाकर स्टॉप हो रहा है। सो एट दैट टाइम वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट मच अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। वी नो दैट अगर हम इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे रोकने के लिए, सो वर्क शुड परफॉर्म, तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू
torque multiplied by angular displacement. Work done is always equal to 1/2 moment of inertia into change in angular velocity square, which is always equal to torque into theta, where the final angular velocity is 0. Therefore, we write as omega f is equal to 0 and omega I is equal to twice pi n. Twice pi, the value of n is the 3 rpm, means 3 revolutions per minute. So we write it as 3 upon 60, that is the 3 rps. So value of omega I square is equal to pi square upon 100. We know that for one rotation angle is twice pi. So here we have to determine after 2 pi revolutions. जब ये 2 pi revolution करेगा, so at that time the angle is twice pi multiplied by twice pi is equal to 4 pi square. And hence if we put these values in above equation, it gives 1/2 multiplied by value of I is equal to 1/2 mr square into omega I square, which is equal to torque theta. Here we have to determine the value of torque. So we write the equation as which is shown on the screen. If we put the values from the given example, so we get torque is equal to 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by mass is 2 kilogram into radius is 4 centimeter. Convert it into meter. So it gives 0.04 and its square is 0.04 bracket square. Multiplied by omega I square is equal to pi square upon 100 and total divided by theta, and the value of theta means that is the angle, which is 4 pi square. If we simplify this, so we get 2 into 10 raised to minus 6 Newton meter, and therefore our option is option number 1, 2 into 10 raised to minus 6 Newton meter. Question number 66. The radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolutions are given in a figure, and we have to determine the y projection of radius vector of rotating particle p. फिगर को हम गौर से देखते हैं. फिगर के अंदर हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, पीरियड दिया हुआ है कैपिटल T इज इक्वल टू 4 सेकंड, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल P जो हम येलो पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं और वो इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, वो इनिशियल पोजीशन है, इसलिए एट टाइम T इज इक्वल टू 0 and the sense of rotation of that particle is indicated by arrow on the circumference of circle, means that is the clockwise direction. इस फिगर के अंदर पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अलोंग रिवॉल्व हो रहा है और उसका प्रोजेक्शन अगर हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर विच इज इंडिकेटेड बाय रेड कलर, इसके ऊपर अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा? प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय y इज इक्वल टू, एंड हियर एट t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पॉइंट on the diameter. So therefore it is the maximum displacement and which is equal to 3 meter. And maximum displacement होने की वजह से here we take the ratio. Which ratio we have to take? Sine or cos? If at time t is equal to 0, the maximum displacement is there. So therefore equation has cosine function. Now here period t is equal to 4 seconds. So we can determine the angular speed, which is equal to 2 pi upon capital T, which is equal to 2 pi upon 4, and it gives pi upon 2. And we have to determine the value of omega into small t, so which gives pi t upon 2. So our answer is y is equal to a cos omega t, and the value of a here is 3, which is always equal to radius, and omega t is the pi t upon 2. So our answer is yt is equal to a cos omega t, which is equal to 3 cos pi t upon 2, and our option is option number 4, yt is equal to 3 cos pi t upon 2, where y is in meters. Question number 67. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. इस सिचुएशन को समझते हम फिगर के जरिए. व्हाइट कलर का ये हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है
और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। और हमें ये फाइंड करना है स्मॉल r इतने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर स्मॉल r ये डिस्टेंस कैपिटल R से अगर छोटा है, सो एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो, जो कि हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है। कैपिटल R से कम वैल्यू अगर R की रहेगी, so at that time electric intensity is always equal to zero. And when the value of small r is equal to capital R, so at that time electric intensity maximum, ये रेड कलर का कर्व कैपिटल R की वैल्यू के ऊपर सबसे मैक्सिमम है। और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से अगर हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, so at that time electric intensity is goes on decreasing. रेड कलर का ग्राफ, इसके अंदर E की वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है beyond the capital R. Therefore, we compare this situation with our option. Therefore, our option is option number 2, 0, as R increases for R is less than capital R and decreases as R increases from R greater than capital R. Question number 68. In which of the following devices AD current effect is not used? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें AD करंट यूज नहीं होता? हमें 4 डिवाइसेस दिए हुए, चारों डिवाइसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंडक्शन फर्नेस ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एडी करंट इफेक्ट हमें देखने मिलता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन अ ट्रेन, इसमें भी एडी करंट इफेक्ट हमें देखने मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अंदर भी हमें एडी करंट इफेक्ट देखने मिलता है। और इलेक्ट्रिक हीटर, इसके अंदर एडी करंट नहीं, वहां पर हमें हीटिंग इफेक्ट देखने मिलता है और वो हीटिंग इफेक्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और हमें पूछा गया है ऐसा कौन सा डिवाइस है चारों ऑप्शन में से जिसके अंदर एडी करंट देखने नहीं मिलता, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रिक हीटर। क्वेश्चन नंबर 69. 6 similar bulbs are connected as shown in figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when number 1 all are glowing and number 2 in the situation when two from the section A and 1 from section B are glowing will be. फिगर हमें दी हुई है। इस फिगर के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर भी 3 बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं और सेक्शन B के अंदर भी 3 बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। और हमें पूछा गया है पहली कंडीशन के अंदर ऑल आर ग्लोइंग, मतलब 6 के 6 बल्ब्स ये ग्लो होंगे। इसे अगर हम एक सर्किट डायग्राम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये सर्किट डायग्राम इस तरह से, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर इन ए सेक्शन all 3 resistances are connected in parallel. In next B section, all resistances are connected in parallel. If we find the equivalent resistance due to parallel combination, in section A, we get the equivalent value, that is the R by 3. In section B, we get the equivalent value, which is R by 3. Now, here, the R by 3 and R by 3 are connected in series. So, therefore, the equivalent value of resistance is twice R upon 3. So therefore power is Pi is equal to EMF square upon equivalent resistance. EMF square is the E square upon twice R upon 3. Similarly, with second condition, there are only 2 bulbs are glowing in section A and only 1 bulb are glowing in section A. So we draw the equivalent circuit. In section A, there are the 2 bulbs are in parallel, while in section A, there is the only one bulb having resistance is R. In section A, the 2 bulbs are in parallel, so therefore their equivalent value is R by 2, and in section B, the equivalent value of resistance is R. And now, that 2 resistances R by 2 and R are in series, so therefore equivalent value of resistance is 3R by 2. And here, this equivalent value of resistance 3R by 2 is connected across the battery of EMF E. So therefore, the power is given by
due to second condition, that is the P second is equal to E square upon equivalent resistance. E square upon equivalent resistance is the 3R upon 2. And here we ask that the ratio of the power consumption. ये दोनों कंडीशन का हमें रेशियो फाइंड करना है. अगर हमने इनका रेशियो लिए, so we get E square divided by twice R upon 3 multiplied by 3R upon 2 divided by E square. E square will get cancelled. R will also get cancelled. And if we simplify it, so we get P1 upon P2 is equal to 3 multiplied by 3 upon 2 multiplied by 2, which is equal to 9 by 4. So therefore our answer is option number 2, 9:4. Question number 70. At a point A on Earth surface, the angle of dip delta is equal to plus 25 degree. At point B on the Earth surface, the angle of dip delta is equal to minus 25 degree. We can interpret that. हमें सिचुएशन दी गई है, दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग पोजीशन के ऊपर है. और जब ए पॉइंट के ऊपर अगर हमने ए पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ डीप अगर फाइंड करते, तो दैट एंगल ऑफ डीप इज द प्लस 25 डिग्री. और पॉइंट बी के ऊपर एंगल ऑफ डीप अगर फाइंड करते, तो एंगल ऑफ डीप इज माइनस 25 डिग्री. तो पहले हम समझते हैं एंगल ऑफ डीप ये क्या है. द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विथ द हॉरिजॉन्टल एट अ प्लेस. तो हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंगल कैसा बना रही है. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, सो दैट एंगल इज द पॉजिटिव. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल बनता है, तो एंगल इज नेगेटिव. सो एट दैट टाइम द क्लॉकवाइज एंगल that is we call the angle of dip is always positive and anti-clockwise angle that is the angle of dip is negative. अब हमें यह देखना है पार्टिकल किस सिचुएशन में नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, या किस सिचुएशन में साउथ हेमिस्फीयर में होता है, या किस सिचुएशन में इक्वेटर के ऊपर होता है. तो जब एंगल ऑफ डीप ये पॉजिटिव होगा, उस वक्त पार्टिकल ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है. अगर एंगल ऑफ डीप ये निगेटिव अगर होता है, उस वक्त पार्टिकल ये साउथ हेमिस्फीयर में होता है. और जब एंगल ऑफ डीप ये 0 होता है, एट दैट टाइम पार्टिकल ये इक्वेटर के ऊपर होता है. हमें दिया हुआ है पॉइंट ए विच मेक द एंगल ऑफ डीप इज प्लस 25 डिग्री. मतलब पॉइंट ए का एंगल ऑफ डीप ये पॉजिटिव है, तो पॉइंट ए इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. एंड पॉइंट बी जो एंगल ऑफ डीप एंगल क्रिएट कर रहा है वो निगेटिव है. तो देयरफॉर पॉइंट बी विच इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इफ वी मैच आवर सिचुएशन विथ आवर ऑप्शंस, so therefore our answer is option number 3. A is located in northern hemisphere and B is located in southern hemisphere. Question number 71. A force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction, where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter is. इस एग्जाम्पल में हमें फोर्स दिया हुआ है, वो भी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द y डायरेक्शन. तो इफ वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू y, so we get work done is equal to integration of f dy, and the value of y will changes from yi to yf, initial value to final value. Put the values of f and yi and yf in this equation. We get work done is always equal to integration of 20 plus 10y with respect to dy, where the y changes from 0 to 1. And after taking the integration by the rule of addition, so therefore we get work done is equal to integration of 20 is the 20y plus integration of 10y is the 10y square upon 2, having limits from 0 to 1. And if you put the values of limits, upper limit and lower limit, so we get work done is equal to 25 minus 0, and hence the work done is equal to 25 joule. Therefore our answer is option number 3, 25 joule. Question number 72. Pick the wrong answer in the context with rainbow. रेनबो से रिलेटेड रॉन्ग आंसर कौन सा है, ये चारों ऑप्शन में से हमें पिक आउट करना है. तो इसके लिए हम फिगर देखते हैं.
ये फिगर और चारों ऑप्शन को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो इसमें से हमें इंफॉर्मेशन इजीली मिलेंगी। When the light rays undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed. अगर वाटर ड्रॉप के अंदर दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं तब सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है, तो ये आंसर करेक्ट है। सेकेंडली, द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन अ सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों रेनबो के अंदर कलर्स रिवर्स होते हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। थर्ड वन दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। कभी भी हमें रेनबो देखना है तो डेफिनेटली एट दैट टाइम द सन इज एट आवर बैक, तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। एंड द फोर्थ वन इज रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। डेफिनेटली जब भी रेनबो फॉर्म होता है तो यहाँ हमें डिस्पर्शन भी देखने मिलता है, रिफ्रैक्शन ये कंसेप्ट भी देखने मिलती है और रिफ्लेक्शन भी होता है, सो देयरफॉर ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें रॉन्ग आंसर पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड द सन। क्वेश्चन नंबर 73, a cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of magnetic field B with distance small b from the center of conductor is correctly represented by the figure. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर और उसके अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो रहा है। और जब कंडक्टर में से कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, ये हमें पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट के ऊपर कितनी रहेंगी ये अगर हमें फाइंड करना है तब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सी पोजीशन के ऊपर है उसके हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन होती है। फिगर को अगर हम गौर से देखते हैं, कंडक्टर के इनसाइड के जितने भी पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स हैविंग द डिस्टेंसेस इज ऑलवेज लेस देन द रेडियस ऑफ कंडक्टर, व्हाइल द points which are outside the conductor, the distance of that point is always greater than the radius. And we know that the magnetic induction inside the conductor means when small d is less than capital R. So at that time, the magnetic induction inside the conductor is always equal to mu 0 I upon twice pi R square multiplied by small d. इसके अंदर mu 0 constant, I is constant, twice pi and R all are constant. Therefore, the magnetic field inside the conductor is directly proportional to the distance. इसका मतलब इस तरह से हुआ, अगर हम सेंटर से लेके कैपिटल आर तक डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो एट दैट टाइम द मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीजेस लीनियरली। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रही फ्रॉम सेंटर टू आर, तो इस तरह से हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो इसके अंदर से हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के अंदर फ्रॉम सेंटर टू कैपिटल आर तक मैग्नेटिक इंडक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रही है, जो हमें एक स्ट्रेट लाइन से दिखाई दे रही है। सेकंड कंडीशन हम वेरीफाई करते हैं, अगर डिस्टेंस ये ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल आर होता है, एक ऐसा पॉइंट कि जिसकी वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर है, इसका मतलब दिया हुआ पॉइंट कंडक्टर के बाहर है। सो एट दैट टाइम इफ वी डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, so which is always equal to mu 0 I upon twice pi d. Here mu 0 I upon twice pi, this is constant, so therefore the magnetic induction is inversely proportional to the d. इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ये d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, means as the distance increases, so therefore magnetic induction decreases. तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर with increase in distance the magnetic field of induction will decreases is shown by option number 3. So therefore our answer is option number 3. Question number 74. Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with linear speeds VA and VB respectively. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. इस एग्जाम्पल में हमें दो पार्टिकल्स दिए हुए, दोनों पार्टिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है और दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्सेंट्रिक है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की रेडियस है आर ए और दूसरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की रेडियस है आर बी। उसी तरह से जिसकी रेडियस आर ए है उसका स्पीड है वी ए, जिसकी रेडियस आर बी है उसका स्पीड है वी बी, और दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड सेम है।
दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड अगर सेम है तो हमें पूछा गया है एंगुलर स्पीड का रेशियो। डेफिनेटली जब टाइम पीरियड अगर सेम होता है तो एंगुलर स्पीड भी सेम होता है। जब टाइम पीरियड अगर सेम होता है तो एंगुलर स्पीड भी सेम होता है। टाइम पीरियड अगर सेम है, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज 1:1, तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड इज आल्सो 1:1। इसे अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन टी, ट्वाइस ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन टी। फॉर फर्स्ट पार्टिकल ओमेगा ए इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन टी ए, फॉर सेकंड पार्टिकल ओमेगा बी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन टी बी। If we take the ratio of omega A to the omega B, so we get omega A upon omega B is equal to twice pi upon TA into TB upon twice pi, while TA and TB are constants. Same time period अगर है तो if we put the value of TA and TB is same, so they will get cancelled. Twice pi is also get cancelled, so we get omega A upon omega B is equal to 1:1. So therefore our answer is option number 4, which is 1:1. Question number 75. Two similar thin equiconvex lenses of focal length small f each are kept coaxially in contact with each other in such that the focal length of combination is f1. Then the space between two lenses is filled with glycerin with the same refractive index, which is 1.5 of the glass. Then the equivalent focal length is f2. Then the ratio of f1 as to f2 will be. इस एग्जांपल को अगर हम फिगर के जरिए अगर समझते हैं तो हमें दो थीन लेंसेज दिए हुए, दोनों थीन लेंसेज वो एक्चुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से और एक दूसरे के टच में है। हर एक इंडिविजुअल लेंस का फोकल लेंथ है स्मॉल एम, तब ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बन जाती है 1/f1, and this we can find by expression as 1/f1 is equal to 1/f plus 1/f. After simplification we get 1/f1 is equal to 2/f. अब यही कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, तब ये जो दो लेंसेज है, ये दो लेंसेज के बीच में जो स्पेस तैयार हो रही है, वो स्पेस के अंदर अगर हमने एक ग्लिसरीन नाम का मटेरियल अगर उसमें डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन आर सेम। एट दैट टाइम ये पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बन जाती है कैपिटल एफ, और इसे अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ तीन लेंसेज दिखाई दे रहे। पहला थीन कॉन्वेक्स लेंस, ग्लिसरीन से फिल किया हुआ जो लेंस बन रहा है, वो जो लेंस है ये एक कॉन्केव लेंस बन रहा है, और वापस सेकंड थीन कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक कॉन्केव लेंस सैंडविच किया हुआ है, और तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ एक जैसी है। और जब इसके जरिए हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर फाइंड करते हैं, दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस माइनस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देयरफॉर we get 1/f2 is equal to 1/f1 minus 1/f plus 1/f. So if we simplify this, so we get 1/f2 is equal to 1/f. And now here we have to determine the ratio of f1 as to f2. So we divide equation 2 by equation 1, and after simplification we get f1/f2 is equal to 1/2. So therefore our answer is option number 2, 1 as to 2. Question number 76. In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? Total internal reflection हमें पता है, total internal reflection के अंदर हमें पूछा गया है अगर इंसिडेंस एंगल ये क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर होता है तो what will be the angle of refraction? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, which is 90 degree. Question number 77. Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of twice r in a free space.
what is the electric field midway between the two line charges. We consider this condition step by step by using the diagram. This is one of the line which is positively charged and the linear charge density of this wire is plus lambda coulomb per meter. उसी तरह से एक दूसरा कंडक्टर है, उसी तरह से एक सेकेंडली लाइन चार्ज है जो कि निगेटिवली चार्ज है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर। और ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे से ट्वाइस आर इतने डिस्टेंस के ऊपर प्लेस है और हमें पूछा गया है दोनों के मिडवे में, दोनों कंडक्टर्स के सेंटर में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, द इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज लाइन कंडक्टर and intensity due to negatively charged line conductor. Therefore, the point which is at a distance capital R from the positively charged conductor and the direction of electric intensity due to this positively charged line conductor is always away from the conductor and which is given by electric intensity E1 and its value is E1 is equal to lambda upon twice pi epsilon 0 R Newton per coulomb. उसी तरह से यही पॉइंट निगेटिवली चार्ज कंडक्टर से आर कितने डिस्टेंस के ऊपर है और इस निगेटिवली चार्ज कंडक्टर की वजह से ये निगेटिवली चार्ज कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक्सर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये कंडक्टर के तरफ रहेंगी एंड विच इज गिवन बाय वेक्टर E2 एंड इट्स वैल्यू इज E2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन 0 R न्यूटन पर कूलम। Now here we have to determine the resultant electric intensity at the given point which is midway between that two conductors. Here the electric intensity E1 and electric intensity E2 are in the same direction, so resultant electric intensity is always equal to sum of that two electric intensities. So we get E is equal to E1 plus E2. If we put the values and simplify it, we get E is equal to lambda upon pi epsilon 0 R Newton per coulomb. So therefore our answer is option number 3 lambda upon pi epsilon 0 R Newton per coulomb. Question number 78. For a p-type semiconductor, which of the following statements is true? हमें पूछा गया है p-type semiconductor से रिलेटेड नीचे दिए हुआ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसलिए हम चारों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट हमने वेरीफाई करे तो इस स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट दिए हुए, जिसमें से पहला पार्ट जो है majority carriers are electrons, which is wrong. In p-type semiconductor, majority carriers are holes, while it is the pentavalent dopant. Second part correct है। Second statement के अंदर holes are majority carrier, this part is always correct, while the trivalent atoms are the dopant, ये part भी बिल्कुल सही है। हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी वेरीफाई कर लेते हैं। इन थर्ड स्टेटमेंट होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स बिल्कुल सही है एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट ये रॉन्ग है। और फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स ये रॉन्ग है और पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट ये भी रॉन्ग है। सो देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। हमें नीचे 4 डिवाइस दिए हुए और पूछा गया इनमें से सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सा। जो भी डिवाइसेस हमें दिए हर डिवाइसेस का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम फर्स्ट डिवाइस लेते हैं कंडक्टर इज अ डिवाइस विच अलाउज टू पास अ करंट इजीली। एक कंडक्टर ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से करंट इजीली पास होता है। इंडक्टर ये ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्विच ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू ऑन और ऑफ द सर्किट। और फ्यूज ये एक ऐसा डिवाइस है अगर इंस्टेंटली करंट इंक्रीजेस सो एट दैट टाइम दैट विल ब्रेक्स एंड विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट। सो देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 which is fuse. Question number 80. A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate of 3 volt per second.
the conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively. इस क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड आउट करना है और करंट का एक्सप्रेशन हमें पता है, करंट I is equal to चार्ज पर यूनिट टाइम and charge is always equal to capacitance multiplied by voltage. So therefore we get equation CV upon T. If we rearrange it, so we get C into V upon T. If we put the values from the given example, so therefore we get I is equal to 20 into 10 raised to minus 6 multiplied by 3. Therefore after simplification we get 60 into 10 raised to minus 6 and hence I is equal to 60 microampere. But here one thing, remember that the current flowing through the conducting wires and the current through the plates of capacitor should be same. So therefore we write as IC is equal to ID and which is equal to 60 microampere. So therefore our answer is option number 2, 60 microampere and 60 microampere. Question number 81. In the circuit shown below, the readings of voltmeters and ammeters will be. हमें दो सर्किट दिए, सर्किट 1 और सर्किट 2. दोनों सर्किट्स के अंदर वोल्टमीटर भी है और एमीटर भी है और दोनों के अंदर रीडिंग्स कितनी मेजर होंगी ये हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम सर्किट 1 कंसीडर करते हैं. सर्किट 1 को अगर हम गौर से देखते हैं तो सर्किट 1 के अंदर वोल्टमीटर V1 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है. हमें पता है द वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इज द वेरी हाई. द करंट्स गिवन बाय 10 वोल्ट बैटरी, द टोटल करंट इज मूविंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस and only negligible current is flowing through V1, and therefore we can determine the value of potential is always equal to V1 which is equal to current multiplied by resistance equal to 10 volt. उसी तरह से सेकंड सर्किट अगर हम देखते हैं तो सेकंड सर्किट के अंदर भी 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल के अंदर 10 ओम रेजिस्टेंस एंड V2 आर इन सीरीज. वोल्टमीटर V2 इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि उसके सीरीज में 10 ओम रेजिस्टेंस इज द निग्लिजिबल रेजिस्टेंस. सो देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज हाई एंड हेंस द करंट गिवन बाय 10 वोल्ट बैटरी, दैट टोटल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 10 ohm resistance and only negligible current is flowing through V2. And if we simplify this, the potential V2 is always equal to current I2 multiplied by 10 ohm and therefore potential V2 is equal to 10 volt. So therefore voltmeter V1 and voltmeter V2 both having the same potential and that is the 10 volt. अगर हम करंट फाइंड आउट करते the current flowing through ammeter A1 is equal to I1 that is equal to 10 upon 10 which is the 1 ampere. Similarly current flowing through ammeter A2 is always equal to I2 which is equal to 10 upon 10 which is equal to 1 ampere. And similarly here also the currents in A1 and A2 are always same. Therefore our answer is option number 3, V1 is equal to V2 and I1 is equal to I2. Question number 82. Alpha particle consists of, सबसे सिंपल क्वेश्चन है. Alpha particle is nothing but the nucleus of helium atom and helium atom consists of 2 protons and 2 neutrons. Therefore our answer is option number 1, 2 protons and 2 neutrons. Question number 83. An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ. बिल्कुल सिंपल और सीधा क्वेश्चन है. हमें फाइंड करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमें पता है. डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा विच इज इक्वल टू 12.22 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम यूनिट. अगर इसका कन्वर्शन अगर हम मीटर में करते हैं so we get de Broglie wavelength is equal to lambda which is equal to 12.22 into 10 raised to minus 10 upon root v meters. Now substituting the value of v in this equation, so therefore we get de Broglie wavelength is equal to 12.22 into 10 raised to minus 10 upon under root of 10,000. After simplification we get the next expression and if we simplify it, so therefore we get lambda is equal to 12.22 into 10 raised to minus 12 meter. So therefore our answer is option number 2, 12.2 into 10 raised to minus 12 meter. Question number 84. When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity
it can travel a distance x2. Then we have to determine the ratio of x1 as to x2. Question बिल्कुल simple है. Angle of inclination can decides the displacement. If suppose the angle of inclination is 60 degree with the horizontal and the white arrow will indicate the angle of shot. So at that time the stopping distance can be determined as x1 is equal to initial velocity square divided by 2 into acceleration due to gravity into sine of angle theta. So therefore if we put the values of angle theta we get the next expression. Similarly the same object is shot by an angle of 30 degree with the horizontal. So the red arrow will indicates the angle of flight. So therefore the stopping distance x2 is always equal to u square upon twice g sine of theta. Now here angle of flight is 30 degree. So therefore stopping distance is always equal to x2 and which is equal to u square upon twice g sine of 30. If we take the ratio of x1 as to x2, so therefore we get x1 upon x2 is equal to u square upon twice g sine 60 into twice g sine 30 upon u square. Here u square get cancelled, twice g also get cancelled. So we get x1 upon x2 is equal to sine 30 upon sine 60. If we put the values of sine 30 and sine 60, we get 1 upon 2 divided by root 3 by 2. And hence after simplification, we get x1 upon x2 which is equal to 1 upon root 3. So therefore our answer is option number 3, 1 as to root 3. Question number 85. A small hole of area of cross section 2 mm square is present near a bottom of fully filled open tank of height 2 meter. Taking small g is equal to 10 meter per second square. The rate of flow of water through the open hole would be nearly. यहाँ हमें एक टैंक दी हुई है जिसकी हाइट 2 मीटर है और टैंक के बॉटम पे एक होल है जो होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर. वी कन्वर्ट दैट एरिया इनटू मीटर स्क्वायर, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. ये कन्वर्शन हो गया एमके सिस्टम के अंदर. अब हमें ये फाइंड करना है कितने रेट से वाटर फ्लो हो रहा है ये होल में से. So therefore we know that the rate of flow of water is always equal to area into the speed of flowing water, and hence rate of flow of water is always equal to area multiplied by the speed. Now the speed we can determine by using the kinematical equation. So if we can determine the value of u by using kinematical equation, so we get rate of flow of water is always equal to a into under root of twice gh. And if we put the values from the above equation and simplify it, so therefore we get rate of flow is equal to 2 into 10⁻⁻6 into under root 40. After simplification, we get rate of flow of water is equal to 12.6 into 10⁻⁻6 meter cube per second. So therefore our answer is option number 1, 12.6 into 10⁻⁻6 meter cube per second. Question number 86. 2 point charges A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at a certain distance apart and the force acting between them is capital A. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से है, यहाँ हमें दो पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए और पॉइंट बी. पॉइंट ए के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और पॉइंट बी के ऊपर का चार्ज माइनस क्यू है और दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है. सपोज दैट डिस्टेंस विल बी आर. Therefore, the force of attraction between them is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon r square. If suppose we transfer 25% of charge from A to B, so therefore equivalent charge on A will becomes QA is equal to initial charge plus Q, and we can remove 25% of charge Q. So therefore equivalent charge on point A will becomes 3Q upon 4. And the same charge will be added on the point B. So therefore the equivalent charge on B is always equal to minus Q plus 25% of Q. So therefore equivalent charge on B will becomes minus 3Q upon 4. Now here the new charges on A and B are QA and QB, and which are 3Q upon 4 and minus 3Q upon 4. So therefore the force of attraction between them is given by F1, and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 multiplied by product of that two charges, and both charges are same, so we take the square 3Q upon 4 bracket square upon r square.
After simplification, we get F1 is equal to 9 upon 16 multiplied by 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon R square. While the value of 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon R square is the F. So we get F1 is equal to 9F upon 16. So therefore our answer is option number 2, 9F upon 16. Question number 87. Ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field P. The ratio of their radii of their paths RH as to R alpha will be. हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो दैट विल टेक द स्पाइरल और सर्कुलर पाथ. उसी तरह से आयोनाइज हाइड्रोजन एटम ये भी एक चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल ये भी एक चार्ज पार्टिकल है. सो देयरफॉर ये दोनों अगर सेम मोमेंटा से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो दोनों भी स्पाइरल या सर्कुलर पाथ लेंगे. तो इसका मतलब दोनों पाथ्स के लिए कुछ ना कुछ रेडियस है. सो देयरफॉर वो दोनों रेडियस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो देयरफॉर फॉर हाइड्रोजन एटम वी राइट एज RH is equal to momentum P divided by E into V. While the alpha particle is nothing but a helium atom and therefore the charge on helium atom or charge on alpha particle is the 2 times that of electron. So therefore R alpha is always equal to P upon twice E into V. And if we take the ratio of RH to the R alpha, so we can write as RH upon R alpha is equal to P upon E into V multiplied by twice E into V upon P. Now here the P will get cancelled, P also cancel, E also cancel. So we get the ratio RH upon R alpha is equal to 2 upon 1. So therefore our answer is option number 1, 2 as to 1. Question number 88. A particle moving with velocity V is acted upon by 3 forces shown by a vector triangle PQR. The velocity of particle will be. हमें एक पार्टिकल दिया है कि जो v इतनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है और इस पार्टिकल के ऊपर 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और ये 3 डिफरेंट फोर्सेस की पोजीशन हमें ट्रायंगल PQR से इंडिकेट किया गया है और पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी. सो देयरफॉर हियर जो तीनों फोर्सेस हमें जो डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, फोर्स PQ, force QR and force RQ, all 3 forces can form a cyclic closed figure of a triangle. And when it can form the cyclic closed figure of a triangle, so therefore resultant force acting on that particle must be 0. Therefore we write as net force is always equal to 0. And when the force is equal to 0, we know that force is always equal to mass into change in velocity with respect to time. So therefore we write as m dv by dt is equal to 0. Therefore we can write as dv by dt is equal to 0. And when the derivative of velocity with respect to time is 0, it means that the v is always constant. So therefore our answer is option number 3 remains constant. Question number 89. The work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h, which is equal to the radius of earth is. इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है एक पार्टिकल है जिसका मास m है. ये इनिशियली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है. अब इस पार्टिकल को हमें अर्थ सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर ले जाना है. वो हाइट है h इज इक्वल टू रेडियस के बराबर. तब हमें कितना वर्क डन करना हो. सबसे पहले हमें एक चीज मालूम है, कोई भी पार्टिकल अर्थ सरफेस के ऊपर है और वो मास पजेस कर रहा है, सो दैट पार्टिकल मस्ट पजेस द सम पोटेंशियल एनर्जी. So that potential energy we call it is its initial potential energy. And a particle of mass m, so therefore its initial potential energy on the surface of earth is given by ui is equal to minus gmm upon capital R. If we have to lift that particle from surface of earth to a height h, and if suppose that height h is always equal to the radius, so therefore at that position it possesses the potential energy which is written by UF. So therefore UF is equal to minus gmm upon twice. Now here we got the two potential energies, one potential energy on the surface of earth
and another potential energy at height h above the surface of Earth. So therefore, if we have to determine the work done to lift from UI position to the UF position, so at that time that work done must be equal to the change in potential energy. If we put the values of change in potential energies in this equation, so we get work done is equal to GMM upon twice R. If we put the values of GM, so therefore this equation will return as work done is equal to 1/2 mgr. So therefore our answer is option number 3, 1/2 mgr. Question number 90. In a double slit experiment, when a light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of first minima formed on a screen placed at 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of first minima if the entire experimental setup is immersed in water, while the refractive index of water is 4/3? ये पूरा सेटअप अगर हमने एक अनदर मीडियम में अगर लेके जाते हैं, so at that time with the effect of refractive index, there will be the change in wavelength as well as the wavelength will be changes, angular width also changes. So therefore we know that angular width is always equal to wavelength upon width of slit. If we put the values, we get lambda is equal to 0.20 degree into A. अब ये होल सेटअप अगर हमने एज इट इज वाटर के अंदर अगर ले जाते हैं, तो देयरफॉर द वाटर के अंदर ले जाते हैं, so at that time the wavelength of that light will be changes due to the change in refractive index. So therefore the wavelength of light in the water is always equal to lambda upon refractive index. If we put the value of wavelength in air medium and refractive index of water, so we get lambda dash is always equal to 0.15 degree into A. We know that angular width is always equal to wavelength upon A. Therefore in water medium, angular displacement theta dash is always equal to lambda dash upon A, and if we put the values of lambda dash, which is equal to 0.15 degree into A, so therefore the angular width in water medium is always equal to 0.15 degree. Hence our answer is option number 2, 0.15 degree.